नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। तो आज हम अपना बैंकिंग का टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसका नाम क्या है, SKPO1 AA KN। तो मैं अकेला टेस्ट डिस्कस नहीं करवा रहा, मेरे साथ पूजा मैम भी हैं। तो पूजा मैम, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यस सर। हमारा हम डिस्कस करने वाले हैं 6 से 10 जो क्वेश्चन है उसमें हमें फ्रेज रिप्लेसमेंट करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंप्लाइंग द फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंसेस एक्ट विच वॉज पास्ड इन द US in 2010, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैव टू सबमिट डिक्लेरेशंस एंड KYC डिटेल्स। ठीक है, ये बता रहा है कि जो फॉरेन अकाउंट टैक्स से कुछ एक्ट वगैरह होगा जो US के अंदर पास हुआ था 2010 के अंदर। उसमें क्या था, जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स थे उनको डिटेल्स वगैरह जो थी, KYC नॉर्म्स आपने देखा होगा, बैंक के अंदर हमें जमा करवाना पड़ता है, अपनी चीज़ों को बताना पड़ता है, डिटेल वगैरह जो होती है उनको क्या करना है, देना है, उनको सबमिट करवानी है। तो हमें रिप्लेस करना है कंप्लाइंग को। जो जनरली आपने देखा होगा कंप्लाई है ना, वो विद के साथ यूज होता है, कंप्लाई विद। तो साथ में इसका सिनोनिम भी होता है, एक होता है अडेयर टू, ADHERE, अडेयर टू। ठीक है, ऐसे ही होता है आपका अबाइड बाय। ठीक है, जैसे कि अडेयर टू यूज होता है, अबाइड बाय यूज होता है, वैसे ही कंप्लाई विद यूज होता है। ठीक है, लेकिन कंप्लाई जो है वो अपना आपका स्टार्टिंग सेंटेंस में यूज नहीं हो सकता, मतलब सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे चला गया। थर्ड ऑप्शन देखो, इसमें बाय कंप्लाइंग है, ये वैसे नहीं हो सकता। फोर्थ है इन स्पाइट ऑफ कंप्लाइंग, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हमें चाहिए क्या, कंप्लाई के साथ विद चाहिए। ठीक है, नो करेक्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन हमारे पास बचा सिर्फ सेकंड, इन ऑर्डर टू कंप्लाई विद, जो हमारा क्या रहेगा, राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है व्हेन ब्रिक्स कंट्रीज फेस्ड ऑपोजिशन टू रिफॉर्म्स, मतलब जब ब्रिक्स कंट्री ने क्या किया, ऑपोजिशन को फेस किया रिफॉर्म के लिए, दे परस्यूड चेंज बाय एस्टेब्लिशिंग न्यू इंस्टीट्यूशंस सच एज द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। किस चीज़ को करके, कि जो एस्टेब्लिश हुए, क्या नए नए जो इंस्टीट्यूशन हुए उनको देखा, जैसे कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक देखा हुआ आपने, ब्रिक्स ने एक स्पेशल अलग से बैंक बनाया था अपना, जो जिसका नाम क्या था, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, तो वो चीज़ें उन्होंने देखी थी, किस चीज़ को। अब हमें देखना है कि दे परस्यूट चेंज। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, परस्यू जो है, परस्यूट जो है वो हमारा एक नाउन होता है, लेकिन हमें यहाँ जरूरत किस चीज़ की है, एक वर्ब चाहिए हमें यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है उसके अंदर भी परस्यूट दे रखा है, तो वो भी आपका क्या है, एक नाउन है। सेकंड ऑप्शन है दे परस्यूट चेंज, उन्होंने जो चेंजेस हो रहे थे उनको क्या किया, परस्यूट किया, उनको फॉलो किया। तो ऑप्शन सेकंड जो है हमारा, वो हमारा राइट आंसर रहेगा। बाकी जो ऑप्शन चेक कर लो आप, थर्ड के अंदर भी यही है, देर परस्यूट चेंजिंग, तो ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ जो ऑप्शन है वो है दे वर टू परस्यूट चेंजेस, ये भी नहीं हो सकता। और नो करेक्शन तो हमारा ऑलरेडी था ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन जो सेकंड है वही बन रहा है, वही हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉलेज सेंटर्स बीइंग मच यूजफुल इन डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू वेदर एंड क्रॉप प्राइसेस and also benefit student as they can look up exam scores, learn skills and look for employment। देखो सिंपल बात ये यहाँ पे कह रहा है कि जो नॉलेज सेंटर है ना, वो यूजफुल होते हुए डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग, डिसेमिनेटिंग मतलब जो हमारे लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन है उनको उनसे रिलेटेड करते हुए, वो इन्फॉर्मेशन किस चीज़ की है, वेदर की और क्रॉप प्राइसेस की, एंड ऑल्सो बेनिफिट, और किस चीज़ को बेनिफिट देगी ये, स्टूडेंट को कैसे देगी, एज दे कैन लुक अप एग्जाम स्कोर्स, क्योंकि वो एग्जाम स्कोर्स को देख पाएंगे, लर्न स्किल्स और स्किल्स को सीख पाएंगे, एंड लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट को भी देख पाएंगे, मतलब उनको एम्प्लॉयमेंट को भी पा पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो देखो इसमें एरर सिर्फ ये है, एरर किस पार्ट में है, देखो यहाँ पे एंड के बाद ऑल्सो बेनिफिट आया है, मतलब बेनिफिट यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है, और एंड से पहले कोई वर्ब का जिक्र ही नहीं है, पूरे सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब नहीं हमारे पास, तो हमें इसको वर्ब देनी पड़ेगी। तो ऑप्शन में हमारे पास वर्ब किस किस पार्ट में है, फर्स्ट वाले पार्ट में है, सेकंड वाले में नहीं है, थर्ड वाले पार्ट में है, और फोर्थ वाले पार्ट में है, फिफ्थ वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, आर मोर यूजफुली। अब मोर यहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज हुआ है, हम लोग किसी से कंपेरिजन तो कर नहीं रहे यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन वैसे कैंसिल हो गया। थर्ड वाला हैव मच यूज टू, अब नॉलेज सेंटर के पास यूज है या उनका यूज किया गया है, या वो यूजफुल है, हमें यहाँ पे पोजेशन शो नहीं करना, तो यहाँ पे हैव वैसे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचा,
आर वेरी यूजफुल। तो नॉलेज सेंटर ना वही यूजफुल है लोगों को इन्फॉर्मेशन देने में, क्रॉप प्राइसेस के बारे में, लोगों को स्कोर के बारे में, या और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने में। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा? फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सपर्ट्स बिलीव दैट इट इज एट मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट स्टाफ बी ट्रेन टू टेक एडुकेट सिक्योरिटी प्रिकॉशंस टू अवॉइड साइबर अटैक्स। ये कह रहे हैं कि एक्सपर्ट का ये मानना है कि मतलब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि स्टाफ को ट्रेन करना चाहिए, यानी कि उनको अच्छे से सिक्योरिटी वगैरह प्रिकॉशन जो सावधानी जो रखनी चाहिए वो देनी चाहिए। क्या करने के लिए? साइबर अटैक जो हो रहे हैं उनको रोकने के लिए हमें रिप्लेस करना है एटमोस्ट इंपॉर्टेंट को। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो एटमोस्ट है वो क्या है, वो इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों एडजेक्टिव है, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए, अगर एक एडजेक्टिव है तो हमें उसके साथ एक नाउन की जरूरत होती है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं, एटमोस्ट इंपॉर्टेंटली। ये तो कुछ मतलब सेंस ही नहीं दे रहा था, एटमोस्ट इंपॉर्टेंटली, ठीक है। तो ये वैसे नेग्लेक्ट हो गया। वैसे एटमोस्ट एक एडजेक्टिव हो गया और इंपॉर्टेंटली भी एक एडजेक्टिव हो गया, तो वो भी एडवर्ब हो गया कि वो भी एक कोई सेंस नहीं दे रहा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंस नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता तो भी चल जाता, तो ये वैसे कैंसिल हो गया। थर्ड जो ऑप्शन है वो है मोस्टली टू इंपॉर्टेंट, ये भी कोई सेंस नहीं दे रहा, ठीक है। फोर्थ जो ऑप्शन हमारा वो है ऑफ एटमोस्ट इंपॉर्टेंस। हाँ, ये कुछ लग रहा है कि हाँ ठीक मतलब है कि सब यूज हो रहा है कि एटमोस्ट एक आपका एक एडजेक्टिव हो गया, इंपॉर्टेंस आपका एक नाउन हो गया, तो यही हमारा ऑप्शन रहेगा। और फिफ्थ ऑप्शन तो भाई ये कह रखा है ऑल करेक्शन रिक्वायर्ड, नहीं ऑल करेक्शन तो है ही नहीं, तो फोर्थ हमारा जो है राइट आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट कैन बी डिफिकल्ट टू इम्पार्ट फाइनेंशियल नॉलेज हाउ एट ए यंग एज बट इन डेवलपिंग कंट्रीज फाइनेंशियल लिटरेसी अमंग द यंग आर क्वाइट वेल। देखो कहने का मतलब यही है कि मतलब ये चीज़ डिफिकल्ट मानी जाती है, डिफिकल्ट हो सकती है कि फाइनेंशियल नॉलेज देना बहुत यंग एज में, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज है ना उनके अंदर क्या होता है कि लिटरेसी जो फाइनेंशियल लिटरेसी होती है ना लोगों में मतलब बच्चों में बहुत बढ़िया होती है। तो कहना मतलब ये है, लेकिन यहाँ पे एरर किस पार्ट में है, यहाँ पे जो आर है ना ये गलत दे रखा है, क्योंकि आर हमारी वर्ब होगी और वर्ब आती है हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, फाइनेंशियल लिटरेसी। लिटरेसी यहाँ पे क्या एक सिंगुलर है, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए, और सिंगुलर वर्ब किस चीज में है, यहाँ पे इज में है। तो यहाँ पे ऑप्शन ही सिर्फ एक है, आर नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, विल बी बेस्ट यहाँ पे नहीं आ जाता, क्योंकि द बेस्ट अगर हम यहाँ पे होता तो मान लेते, अगर ये थोड़ा अप्रोप्रिएट बना देते इसको, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेस्ट है, द बेस्ट होता तो हो भी सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे है ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर रहे हैं फिलर्स के, जो डबल फिलर आपको दिए हैं 16 to 25। 16 देखते हैं पहले, इंडियाज डैश ऑफ हैविंग ए पूल ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग डैश हैज बीन यूज्ड बाय इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज फॉर ईयर्स। ये कह रहे हैं कि कुछ से है कि जो इंग्लिश स्पीकिंग जो इंडिया के कुछ है, मतलब जैसे कि ऑप्शन उठा के चलते हैं पहले कि प्रोफेशनल है, ब्यूरोक्रेट्स है, टेक्नोक्रेट्स है, मैन पावर या सोसाइटी, उनका क्या कर रहे हैं, बाकी जो कंट्रीज है इंडस्ट्रियलाइज जो कंट्रीज है वो काफ़ी टाइम से उनको यूज़ कर रही है। तो इंडियाज एडवांटेज, इमेज, सिनेरियो, प्रोग्रेस या स्कोप, ये पूल जो है आपका, पूल आपका होता है ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग जो पीपल हैं उनका ग्रुप के बारे में बताया गया है। तो जो अगर मान लो होता क्या है जनरली कि इंडिया के जो लोग हैं वो अपनी जो इंग्लिश है वो ग्रामेटिकली अच्छे से यूज़ करते हैं, अच्छे से सीखते हैं, लेकिन बाकी जो कंट्रीज़ है ना उनके अंदर नॉर्मल जैसे हम कह देते हैं लोकल लैंग्वेज, वैसे वो लोकल इंग्लिश को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास इंडिया के पास एक एडवांटेज है इस चीज़ का। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो एडवांटेज दे रहा है, ठीक है। इमेज नहीं हो सकता कि हम उस चीज़ की इमेज थोड़ी ना यूज़ करेंगे, और सिनेरियो तो होता है कोई सीन चल रहा हो उसका, वो भी नहीं है। प्रोग्रेस भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोग्रेस का क्या बताना है, क्योंकि मतलब ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग जो बंदे यूज़ कर रहे हैं ना उसको यूज़ कर रहे हैं, उसकी प्रोग्रेस थोड़ी ना दिखा रहे हैं यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। और स्कोप भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन ये मिल गया। तो सेकंड भी वही है कि इंग्लिश स्पीकिंग प्रोफेशनल जो है वही होंगे। ब्यूरोक्रेट्स तो हो गया मतलब जो CBI वगैरह में जो ऑफिशियल बंदे जो होते हैं। टेक्नोक्रेट्स हो गया आपका टेक्निकली जो यूज़ होते हैं, मतलब स्किल वगैरह होती है। और मैन पावर भी नहीं, तो यानी कि बाकी ऑप्शन तो बन ही नहीं रहे। एक एडवांटेज से हमें पता चल गया कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है 17 क्वेश्चन, फॉर एन इंडस्ट्री टू डैश इट इज एसेंशियल टू डैश कोस्ट एंड रिस्ट्रक्चर।
ठीक है। ये कह रहा है कि कोई भी इंडस्ट्री है उसको क्या करने के लिए जरूरी है कोस्ट को और रिस्ट्रक्चर, हमें मतलब कुछ ऐसा बताना है। अगर कोई इंडस्ट्री है या तो हम उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं या फिर उसकी सर्वाइविंग हो रही है, उसके लिए हमें कोस्ट और रिस्ट्रक्चर जो उसका क्या करना है ये बताना है। फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका बाउंस। ये कह रहा है कि फॉर एन इंडस्ट्री टू बाउंस, बाउंस होता है आपका कि कोई भी चीज़ अप या डाउन, मतलब ऊपर नीचे होती रहती है। अगर ऊपर नीचे होती रहती है तो हम उसके कॉस्ट को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? अब कैसे पता चलेगा भाई ऊपर नीचे हो रहे तो भी उसको बैलेंस करते चलो, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड है एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो उसको किस प्रकार, मतलब जब एस्टेब्लिश करेंगे तो उसमें रिड्यूस क्या करना है, क्योंकि कॉस्ट जो है वो तो लगनी होती है। कोई नई चीज़ अगर हम बनाते हैं तो उसमें कॉस्ट तो आपकी लगती है, मतलब एक्सपेंसेस तो बढ़ते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन आपका सर्वाइव, यानी फॉर एन इंडस्ट्री टू सर्वाइव, यानी कि सर्वाइव करना है। इट इज़ एसेंशियल टू रिड्यूस, हाँ ये लग रहा है कुछ कि भाई अगर आपको सर्वाइव करना है ना, कि भाई चलते रहना है, तो आपको कॉस्ट को कुछ रिड्यूस करना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर सकते हो, वरना आपके जो अदर कंपटीटर हैं वो आपसे आगे निकल जाएंगे। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारा फ्लोरिश, यानी कि मतलब अपनी इंडस्ट्री को फुलाना है, ऊपर लेके चलना है, तो इट इज़ एसेंशियल टू इन्हांस। तो अगर मतलब ऊपर करना है तो उसकी चीज़ों को बढ़ाएंगे थोड़ी, अगर हमें अपनी इंडस्ट्री को ऊपर लेके चलना है तो कॉस्ट को बढ़ाएंगे नहीं, उसको कम करेंगे, तो ये ऑप्शन ऐसे चला गया। फिफ्थ है टू कम्पीट, अगर कम्पीट करें ठीक बात है भाई, कम्पीट कर सकते हैं भाई, अगर इंडस्ट्री में है तो दूसरे से कम्पीट करना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि हम कॉस्ट को अवॉइड करके चले, बिल्कुल नहीं, सब चीज़ों को ध्यान में लेकर चलना पड़ेगा, तो फिफ्थ ऑप्शन ऐसे नहीं आ सकता। तो हमारा जो राइट आंसर है वो रहेगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंसिक्वेंट helplessness and loss of dash in the political system is used by terrorist organization to dash our nation। देखो मतलब बात यहाँ पे ये कह रहा है कि जो हमारी हेल्पलेस है, जो हमारी मतलब दयनीय स्थिति है या लॉस, किसी का लॉस हुआ है पॉलिटिकल सिस्टम में, उस चीज़ को टेररिस्ट यूज कर रहे हैं हमारी नेशन को कुछ करने के लिए, ये मतलब है। अब हमारे जो कंसिक्वेंट हमारे लॉस, होप का लॉस है या कॉन्फिडेंस का लॉस है या रूलिंग पार्टी का या इमेज का या गवर्निंग का, बात यहाँ पे आगे रुकती है। देखो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में किस चीज़ का लॉस हो सकता है? अगर हमारे ऊपर लॉस होप का लें तो यहाँ पे तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, लॉस ऑफ होप इन द पॉलिटिकल सिस्टम इज यूज्ड बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू पॉलिटिसाइज आवर नेशन। हमारे नेशन को वो पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे, हमारे नेशन को वो कुछ नेगेटिव चीज करेंगे, पॉलिटिसाइज मतलब वो पॉलिटिक्स नहीं बनाएंगे, तो ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन कैंसिल हो जाता है। सेकंड में क्या है, अगर हम लेके चलते हैं लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द पॉलिटिकल सिस्टम इज यूज्ड बाय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टू डैश आवर नेशन, ये हो सकता है। क्या कैसे हो सकता है? हमारे मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस का लॉस होगा तो जो हमारा नेशन को क्या कर सकेंगे टेररिस्ट? डिस्टेबलाइज मतलब अनरेस्ट फैलाएंगे, वहाँ पे स्टेबिलिटी को मतलब खतरा पहुंचाएंगे, तो ये हो सकता है हमारा। लेकिन ऑप्शन को देखते हैं और भी, लॉस ऑफ रूलिंग मतलब पॉलिटिकल सिस्टम को रूल का हमारे पास कोई रिलेशन नहीं है, मतलब रूलिंग का लॉस होना नहीं, मतलब अगर पॉलिटिकल सिस्टम ही है तो उसके अंदर रूल तो होगा ही। अब रूल कैसा होगा वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारा लॉस नहीं हो सकता उस चीज़ का, तो हमारा ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन है लॉस ऑफ इमेज। अब इमेज की तो बात करनी रखी, वो मतलब अच्छा है या बुरा है, यहाँ पे क्या है उस चीज़ का कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो बात ही हो सकती है, लेकिन इमेज की यहाँ पे टोटली ये गलत है, यहाँ पे इमेज नहीं करेंगे, लेकिन डिफेम हो सकता है सेकंड ऑप्शन में, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल इमेज का हम लोग कोई जिक्र नहीं करें, तो फोर्थ ऑप्शन भी हमारा नेग्लेक्ट हो जाता है। फिफ्थ ऑप्शन में क्या है, लॉस ऑफ गवर्निंग मतलब वही देखो रूलिंग और गवर्निंग बात सेम ही कह रहा है, दोनों में गवर्न करना या रूल करना एक ही बात है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि डिरेल भी तो नहीं हो सकता। डिरेल होता है अपने पाथ से भटकना, तो अपने पाथ से तो भटकेगा नहीं, अपना नेशन को अपने पाथ से थोड़ा भटकाएंगे, वो भटका सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गवर्निंग यहाँ पे ये चीज़ गलत बता रहा है, तो ऑप्शन ये है कि यहाँ पे ठीक है कौन सा, कॉन्फिडेंस और डिस्टेबलाइज, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है, इंडिया डैश ए पीसफुल डैश टू द डिफरेंसेस बिटवीन द इजराइल्स एंड पैलेस्टीनियंस। ठीक है, मतलब यहाँ पे इंडिया के बारे में इंडिया बता रहा है कि उनको या पीसफुल कुछ चाहिए, क्या करने के लिए, उनके अंदर उनके पास जो डिफरेंसेस है, डिफरेंसेस मतलब जो डिसएग्रीमेंट है किनके बीच में, इजराइल्स के और पैलेस्टीनियंस के बीच में, ठीक है, मतलब जो दोनों के लोग दोनों देशों के उनके बीच में मतभेद है, उनको करने के लिए इंडिया क्या कर सकता है, हार्मनी ऑफर कर सकता है, लेकिन अब पीसफुल हार्मनी क्या होती है, हार्मनी खुद ही अपने आप में पीसफुल है, तो हमें पीसफुल देने की जरूरत है ही नहीं, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ऐसे कैंसिल हो जाता है। सेकंड वाला ऑप्शन में क्या है, डिराइव्स को एग्जिस्टेंस। अब
इंडिया डिराइव नहीं करेगा को एग्जिस्टेंस को उनकी तरफ, मतलब को एग्जिस्टेंस हो सकती है लेकिन इंडिया डिराइव नहीं लेके जाएगा, वो खुद अपने आप आएंगे आपस में मिलने के लिए। इंडिया उनके बीच में कहते हैं ना मीडिएटर का काम कर सकता है लेकिन डिराइव नहीं करेगा वो, तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं आ सकता। और ऑप्शन देखते हैं हमारे, थर्ड ऑप्शन है विशेज। विशेज, अब विशेज मतलब सोच सकता है, ये कामना कर सकता है कि उनके बीच में डायलॉग हो। चलो देखते हैं इसको, थर्ड ऑप्शन को। फोर्थ देखते हैं इमेजिन। अब इमेजिन और रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन होता है मतलब कोई डिसीजन देना। अब इंडिया डिसीजन नहीं देगा, अब इमेजिन भी कर रहा है। इमेजिन तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, डिसीजन ही क्यों करना है इमेजिन। इमेजिन तो हम लोग उन दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज इमेजिन कर सकते हैं कि दोनों अपना भाई भाई बन जाएं, ठीक है ना। तो रिजोल्यूशन, अब डिसीजन की इमेजिनेशन नहीं करेंगे तो ये वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। फिफ्थ वाले में क्या है, एक्सपेक्ट्स। एक्सपेक्ट्स ए सोल्यूशन। देखो क्वेश्चन के अंदर देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंडिया एक्सपेक्ट्स ए पीसफुल सोल्यूशन टू द डिफरेंसेस बिटवीन द इजराइल्स एंड पैलेस्टीनियंस। देखो यहाँ पे ठीक कह रहा है, मतलब इंडिया एक एक्सपेक्ट कर रहा है कि मतलब वो कामना कर रहा है कि सोच रहा है कि यार इनके बीच में कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो जाए इनका। तो देखो विशेज और इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। अब विशेज ऐसे ही नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग सोच तो, हमारी कामना तो कुछ भी हो सकती है। अगर हम विशेज ही करने लगे तो डायलॉग ही क्यों करें, एक्सपेक्ट ही हो जाएगा क्योंकि वो सोच रहा है यार। एक्सपेक्ट हम लोग जनरली समझते हैं यार ये तो हो ही जाना चाहिए, लेकिन विशेज हम लोग हमारी मन की होती है कि वो पूरी होनी चाहिए, तो विशेज यहाँ पे इसलिए कैंसिल हो जाता है। तो फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, इंडिया हैज डैश मेड इट क्लियर दैट एन इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप विद वन शुड नॉट बी एट द डैश ऑफ द अदर। देखो सेकेंड ऑप्शन जो है जनरली हम ना कभी बहुत बार पढ़ा भी होगा या सुनते भी हैं कि वन शुड नॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, यानी कि दूसरे को नुकसान पहुंचा के हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमने अच्छी रीडिंग कर रखी है ना तो ये ऑप्शन तो वैसे, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है करने वाला, क्योंकि जो सेकंड ऑप्शन है वो हम डायरेक्ट फिल कर सकते हैं। और ये ऑप्शन हमें दिख रहा है फोर्थ में, आपको एक्सपेंस दिख रहा है। फिर भी हम बाकी सभी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका, इंडिया हैज रेडली मेड, रेडली हो गया मतलब जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन को क्लियर कर दिया। अब जल्दबाजी में कोई क्लियर थोड़ी बता सकता है, तो जल्दबाजी में तो क्या होगा, मतलब अनक्लियर ही चीज़ें बताई जाएगी, तो ये वैसे कैंसिल हो गया। सेकंड है बेसिकली, बेसिकली मेड इट क्लियर, नहीं बेसिकली नहीं, सब चीज़ जो अच्छे से क्लियर करेगा, सिर्फ एक चीज़ बता दी, हाँ भाई नीचे नीचे वैसे बता दी भी, हाँ ये होता है ऐसे होता है, नहीं ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल अच्छे तरह से क्लियर करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन, ये आमतौर पर इंडिया जो है वो क्लियर करता है कि हमेशा नहीं करता कि इम्प्रूव जो रिलेशनशिप है उसका क्या, किस प्रकार से रिलेशनशिप होना चाहिए, नहीं ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ हमने एक बार देख लिया, फिफ्थ देखते हैं पहले, अबाउट इट मेड इट क्लियर, ये होगा कि एडमिट कर लेता है, ठीक है भाई, हाँ ठीक है एडमिट कर लेता है भाई, अच्छे से बता देता है खुलकर। लेकिन ग्राउंड को देखते हैं, विद वन शुड नॉट बी एट द ग्राउंड ऑफ अदर, नहीं एट द ग्राउंड नहीं हो सकता कुछ भी, ऑन द ग्राउंड होता है फिर भी एक फ्रेज, लेकिन एट द ग्राउंड नहीं होता। तो ऑप्शन हमारे पास फोर्थ बचा है जो है, इंडिया हैज ऑलवेज मेड इट क्लियर, लेकिन इंडिया हमेशा इस बात को क्लियर करती है दैट एन इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप विद वन शुड नॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ अदर, कि इंडिया ये हमेशा क्लियर करता है कि आपको अगर एक इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप चाहिए ना किसी के साथ, तो आप ये नहीं कर सकते कि दूसरे को नुकसान पहुंचाओ तब आप दोनों बंदों की अच्छी रिलेशनशिप बनेगी, नहीं, अपने रिलेशनशिप को अच्छा रखना है तो एक दूसरे के साथ मिलकर ही रहना पड़ेगा। तो हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो रहेगा हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ इंडिया कैन प्ले एनी डैश इन डैश द गल्फ इट विल बी एक्टिंग एज ए ट्रू फ्रेंड ऑफ बोथ द कंट्रीज। देखो इसके अंदर आपका टोटली सेंस काम कर रही है, मतलब देखो क्योंकि लास्ट में क्या कह रहा है, ट्रू फ्रेंड बोथ द कंट्री, मतलब पॉजिटिव बात कह रहा है, ठीक है। मतलब जो ये फिलर है ना इसके अंदर नेगेटिव चीज नहीं आ सकती, मतलब क्योंकि ट्रू फ्रेंड तभी बन सकता है जब कोई चीज पॉजिटिव हो, ठीक है। तो देखो हमारे फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑप्शन में मिनिमाइजिंग, कर्बिंग और डायमिनिशिंग, मतलब तीनों में कम करने वाली बात है जो एक नेगेटिव वर्ड है, तो तीनों ऑप्शन ऐसे कैंसिल हो जाते हैं। क्योंकि फर्स्ट वाले में तो सारे लग रहे हैं हम लोगों को, इंटरेस्ट भी आ सकता है, प्ले एनी कार्ड भी आ सकता है, प्ले एनी गेम भी, प्ले एनी फिडल और प्ले एनी रोल भी हो सकता है, लेकिन कैंसिल कैसे होंगे ये लास्ट वाले फिलर को देखकर। तो फर्स्ट थ्री तो ऐसे कैंसिल हो जाते हैं। फोर्थ में क्या है, इंडिया कैन प्ले एनी फिडल, फिडल क्या होता है, कोई चीट करना, मतलब कोई धोखेबाजी करना, चीटिंग करना, वो होता है फिडल, ठीक है। तो इंडिया कोई भी चीटिंग कर सकता है इन डैश इन फीलिंग द गल्फ, कोई गल्फ को फीलिंग करने में चीटिंग करेगा और उससे क्या है वो दोनों आपस में फ्रेंड बन जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या करेगा इंडिया, एक रोल प्ले करेगा, जो क्या करेगा, जो इन ब्रीजिंग, ब्रीजिंग यहाँ पे क्या है उन दोनों को मिलाने का,
कहते हैं ना मिलाने का काम कर रहा है वो चीज़। ब्रिजिंग का मतलब होता है पर्पज कहने टू मेक रिलेशन, उनको एक रिलेशन बनाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि रोल प्ले करेगा गल्फ में तो लोगों का मतलब कंट्रीज के अपने आप में रिलेशन बनेंगे, और रिलेशन बनेंगे तो वो ट्रू फ्रेंड बनेंगे। तो फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द टू ऑब्जेक्टिव्स सीम्स पोल डैश एट द डैश बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूइंग वॉयलेंस इन द रीजन। देखो कंटिन्यूइंग वॉयलेंस आ गया मतलब नेगेटिव चीज है, तो नेगेटिव फीलर यहाँ पे होने चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। देखते हैं मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब नेगेटिव बात क्या कर रहा है, देखो द टू ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं आप लोगों के मतलब कुछ ऐसे पर्पजेज, मतलब कोई पर्पज हम लोगों ने जो किया था पर्पज, ठीक है ना, कोई एम हमारा जो कोई गोल है उसको हासिल करने के लिए कुछ कर रहे हैं। द टू ऑब्जेक्टिव सीम्स पोल डैश, अब पोल है ना तो ऐसे पोल होते हैं उनके बीच में गैप आ गया, मतलब कुछ ऐसी बात कर रहा है कि एट द डैश, एट द मोमेंट, एट द टाइम, एट द सर्कमस्टांसिस बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूइंग वॉयलेंस। तो सर्कमस्टांसिस इसने नहीं दिया, सर्कमस्टांसिस कौन सी थी कि लोगों आपस में डिसएग्री थे, कुछ ऐसी चीज दी क्या इसने, नहीं, तो थर्ड ऑप्शन ऐसे कैंसिल हो जाता है। एट द हार बिकॉज ऑफ द, एट द हार नहीं हो सकता, या घंटे की तो बात कर नहीं रहे, एट द टाइम हो सकता है मतलब उस टाइम की बात, एक घंटे की बात नहीं कर रहे, तो ऐसे कैंसिल हो गया फोर्थ वाला भी। फिफ्थ वाला क्या है, एट द कंडीशंस, कंडीशन कौन सी, कंडीशन भी इसने वेरीफाई नहीं कर रखी यहाँ पे, तो एट द कंडीशन भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बचे हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड। द टू ऑब्जेक्टिव सीम्स पोल्स अपार्ट एट द मोमेंट बिकॉज ऑफ कंटिन्यूइंग वॉयलेंस इन द रीजन। देखो यहाँ पे ये मिल गया हम लोगों को, हो सकता है, लेकिन सेकंड ऑप्शन को भी देखते हैं, द टू ऑब्जेक्टिव सीम्स पोल्स डिफरेंट। अब देखो कोई चीजें डिफरेंट तब होती है मतलब कि चीजें कलर में या कोई चीज अपीयरेंस में होती है। अब दो पोल्स के बीच में तो हमेशा क्या आएगा, गैप आएगा, मतलब दो चीजें तो आपस में दूर चली जाएंगी, और दूर जाने के लिए अपार्ट एक वर्ड होता है, डिफरेंट वर्ड नहीं होता, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, द एम ऑफ साइंस इज टू डैश द डीपेस्ट स्पिरिचुअल ट्रूथ एंड द एम ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज टू डैश फॉर द काज बिहाइंड साइंटिफिक फैक्ट्स। ये कह रहा है कि एक साइंस का एम बताया आपको, ठीक है, दूसरा जो है स्पिरिचुअलिटी का एम बताया। देखो जनरली अगर आपके पास डबल फिलर है तो आप जनरली ये कर सकते हो कि पहले फर्स्ट फिलर को देख सकते हो, भाई ऑप्शन उठा के भी क्या क्या उसके अंदर आ सकते हैं, तो हम यही करते हैं, पहले फर्स्ट जो फिलर है उसके अंदर देखते हैं, द एम ऑफ साइंस इज टू अप्रूट द डीपेस्ट स्पिरिचुअल ट्रूथ। ये कह रहा है कि अप्रूट होता है मतलब जैसे जड़ से उखाड़ के फेंक देना, यानी कि उसको खत्म कर देना, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि साइंस का एम ये थोड़ी है भाई जो सच्चाई जो है ना उसको क्या कर दो, उखाड़ के फेंक दो, मतलब उसका कोई मायने ना रखो, नहीं ये नहीं हो सकता। सेकंड है आपका अवेल, साइंस एम इज टू अवेल द डीपेस्ट स्पिरिचुअल, यानी कि उसका एडवांटेज भी नहीं लेना कि क्या एडवांटेज लेना है, आपको ये बताना है उसकी वो क्या काम करती है ट्रूथ, उसको एम को साइंस का जो एम है उसके बारे में आप कि किस पर एडवांटेज देती है वो नहीं देखना, लेकिन इसका सेकंड ऑप्शन भी डिस्कस करेंगे हम। थर्ड ऑप्शन हमारा अनकवर, ये हो सकता है कि अनकवर करे किसको, यानी कि जो अपना ट्रूथ है वो छुपा हुआ है लेकिन उसको सामने लेके आना है लोगों के कि किस प्रकार से काम करता है, ठीक है, ये भी एक बार रख लेते हैं। फोर्थ है डायग्नोस, डायग्नोस होता है कि किसी चीज़ का आइडेंटिफाई करना, उसका पता लगाना, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। फिफ्थ ऑप्शन है डिस्कवर करना, डिस्कवर भी वही होता है कि कोई चीज़ मतलब छुपी हुई है उसको सामने लेके आना, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन जो 3 है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ वो रह गए हैं, ठीक है, उनको डिस्कस करने के लिए हमें सेकंड देखना पड़ेगा, अभी सेकंड में क्या आ सकता है। एंड द एम ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज टू डैश फॉर द काज बिहाइंड साइंटिफिक फैक्ट, ठीक है। थर्ड छोड़ा था हमने सर्च, इज टू सर्च फॉर द काज बिहाइंड, ये लग रहा है कि मतलब कि जो साइंटिफिक फैक्ट है ना मतलब उसके पीछे क्या रीजन क्या है वो हमें सर्च करना है, तो लग रहा है भाई ये ऑप्शन हो सकता है, फिर भी देख लेते हैं। नेक्स्ट, टू एक्सपेरिमेंट फॉर द काज बिहाइंड साइंटिफिक फैक्ट, नहीं एक्सपेरिमेंट नहीं करना कुछ भी हमें, ठीक है, कि साइंटिफिक फैक्ट है उसके पीछे क्या एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये ऐसे कैंसिल होगा। फिफ्थ जो है वो है वर्शिप, अब देखो मतलब हमें उसके पीछे का काज बताना है क्या है, कारण क्या है, तो उसकी वर्शिप थोड़ी ना करेंगे, उसको हम सर्च करेंगे कि मतलब उसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट क्या है, तो जो ऑप्शन थर्ड है हमारा वो राइट आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विदाउट ए डायरेक्ट अटैक ऑन रूरल पॉवर्टी द कॉन्स्टिट्यूशनल डैश ऑफ सोशल इक्वलिटी कैन नेवर बी डैश, मतलब ये कह रहा है अगर रूरल पॉवर्टी को हम अटैक नहीं करेंगे, मतलब रूरल पॉवर्टी को हम खत्म नहीं करेंगे, तो जो हम सोशल इक्वलिटी की बात करते हैं ना वो कभी भी डैश नहीं हो सकती, वो बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं, अब देखो
कॉन्स्टिट्यूएंट से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। अब कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा जनरली आप लोगों को मेरे को पढ़ने के बाद एक ही समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन होते हैं, प्रावधान होते हैं, मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों को कुछ प्रावधान देता है कि ये चीज़ आपको करनी चाहिए। तो फर्स्ट वाले मेरे को प्रोविजन सही लग रहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ सोशल इक्वलिटी कैन नेवर बी रियलाइज मतलब वो रियली में नहीं आ सकती अगर हम रूरल पॉवर्टी को अटैक्ट नहीं करेंगे। तो हमारा ऑप्शन ये हो सकता है, मतलब ये हमें ऑप्शन मिल गया, लेकिन और ऑप्शन को भी डिस्कस करते हैं। क्या कह रहा है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल का एम है कि सोशल इक्वलिटी को डिजायरेबल बनाना है, नहीं एम नहीं उस चीज़ का, वो चीज़ प्रावधान, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एम नहीं होता, हमारा एम होता कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम कुछ क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई एम नहीं होता, तो फर्स्ट वाला ऐसे कैंसिल हो गया। थर्ड वाला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रीम भी नहीं होता इस चीज़ का, एम और ड्रीम दो वैसे कैंसिल हो गए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एम और गोल वही बात होगी। देखो अब प्रोविजन ही एक ऐसा वर्ड है जो सब में फिट, इसी में फिट बैठ रहा है। स्पेसिफिकेशन, गोल्स, ये कोई भी यहाँ पे ऑप्शन में फिट नहीं बैठ रहा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इट इज ए ट्रेजिक paradox that people who has dash educational skills should be without dash for upward social and economic mobility। ये कह रहा है कि ये क्या है, मतलब शोरों वाली बात है, कॉन्ट्राडिक्शन है। ट्रेजिडिक पैराडॉक्स का मतलब होता है कि एक मतलब बहुत दुख देनीय चीज़ है कि पीपल हु हैज डैश एजुकेशनल स्किल्स शुड बी विदाउट डैश फॉर अपवर्ड सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक मोबिलिटी है। कुछ एजुकेशन स्किल्स की बात कर रहा है, अभी हमारे पास कुछ एजुकेशनल स्किल्स होगी ना, तभी हम क्या है सोशल और इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मोबिलिटी का यहाँ मतलब है स्ट्रेंथ, कि जो सोशल और इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा डिस्टिंग्यूज होता है कि डिफरेंट टाइप की, नहीं डिफरेंट की नहीं, कुछ मतलब एक्स्ट्रा होनी चाहिए, मतलब अलग क्या लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है विदाउट स्किल, अगर सेकंड ऑप्शन उठा के चलो आप, विदाउट स्किल, बिना स्किल के कोई काम कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन ऐसे चला गया। सेकंड है ग्रेटेस्ट, हु हैज ग्रेटेस्ट एजुकेशनल स्किल, तो द ग्रेटेस्ट होता या तो, ठीक है, द ग्रेटेस्ट एजुकेशनल स्किल होता, तो ये वैसे कैंसिल हो गया। थर्ड है बेसिक एजुकेशनल स्किल, बेसिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो बेसिक तो नॉर्मली सबके पास होती है, एजुकेशन स्किल जो होती है वो बेसिक सबके पास होती है, तो ये कुछ अलग काम नहीं करेगा, ठीक है। फोर्थ जो ऑप्शन हमारा वो है एक्सेप्शनल, ये हो सकता है, एक्सेप्शनल मतलब होता है कि मतलब सबके पास जो है यानी कि बेसिक, लेकिन एक्सेप्शनल बंदा वो गया कि मतलब जिसके पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हों, तो ये हो सकता है, ठीक है। और फिफ्थ देख लेते हैं, वो है प्रेस्टिजियस हो गया, मतलब बिल्कुल एक्सपीरियंस कर रखी हो चीज़ें। हाँ ये है कि काफ़ी बार क्या होता है कि बहुत बंदे ऐसे होते हैं कि जैसे साइंटिस्ट हो गए, उन्होंने बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस कर रखी है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि सभी के सभी एक्सपीरियंस बंदे जो हैं वो सोशल और इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है उनको उठाते हों। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, तो फिफ्थ तो नहीं हो सकता। फोर्थ जो ऑप्शन है वो हमारा है कि एक्सेप्शनल, कि हु हैज़ एक्सेप्शनल एजुकेशन स्किल, कि जिसके पास एक्सेप्शनल एजुकेशन स्किल्स भी है, और विदाउट एवेन्यूज फॉर अपवर्ड सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी, कि हाँ कि मतलब बिना किसी कोई चीज़ को लिए हुए कि उसके रिटर्न में कोई चीज़ नहीं चाहिए उसको, फिर भी वो क्या कर रहा है सोशल और इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है उसको उठाने की कोशिश कर रहा है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा वो क्या रहेगा, हमारा राइट आंसर रहेगा, एक्सेप्शनल एंड एवेन्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो हमारे पास अब पैराजम्बल आ गया है, 26 से 30 हमारे क्वेश्चन है, तो इसके अंदर पैराजम्बल करना है। पैराजम्बल करने से पहले वही है, पहले सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, उसका मीनिंग कंसीव करते हैं और अर्थ निकालते हैं, बस उनको अरेंज करना है, ठीक है। पढ़ते हैं। इन जनरल अफ्रीकन नेशंस हैव लिमिटेड एक्सपोजर बिकॉज दे स्टिल प्राइस देयर गुड्स इन अमेरिकन डॉलर्स। इसके अंदर कह रहा है कि आमतौर पर बात क्या होती है कि अफ्रीकन जो नेशन है ना, उन्होंने हैव लिमिटेड एक्सपोजर, मतलब यहाँ पे एक्सपोजर का मतलब क्या है, एक्सपोजर का मतलब यहाँ पे एक्सपीरियंस है, उनके पास लिमिटेड एक्सपीरियंस है। इसके कारण क्या है, क्योंकि वो अभी भी अपनी गुड्स को किस में प्राइस कर रहे हैं, अमेरिकन डॉलर्स में प्राइस कर रहे हैं, ठीक है। इसका मीनिंग निकल आया। सेकंड क्या है, सो व्हाइल देयर इज नो इमीडिएट इम्पैक्ट इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म द सेल ऑफ अमेरिकन कमोडिटीज एंड अफ्रीकन करेंसी कुड टेक ए नॉक बिकॉज ऑफ दिस लोअर डिमांड, मतलब कोई लोअर डिमांड हुई, किसी चीज़ की डिमांड लोअर होगी, उसके कारण उन्होंने टेक ए नॉक मतलब बैड एक्सपीरियंस लिया है, तो कुछ मतलब ये चीज़ इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं था इस चीज़ का, इसके अंदर ये बता रहे हैं। थर्ड देखते हैं, द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ द डीवैल्यूएशन ऑफ द युआन कैन नॉट बी सीन और मेजर्ड।
मतलब जो इमीडिएट इम्पैक्ट है ना किसी चीज़ का, डीवैल्यूएशन मतलब किसी चीज़ की वैल्यू कम की है युआन की, वो मतलब मेजर नहीं है, मतलब लोगों ने देखा ही नहीं, कैन नॉट बी सीन या नहीं देखा जा सका, या मेजर उन्होंने मापा नहीं, मतलब उन्होंने मेजर ही नहीं किया इस चीज़ को। बट कंट्रीज दैट हैव टेकन स्टेप टू ट्रांसैक्ट इन चाइनीज मनी कुड सी प्रेशर ऑन देयर ओन लोकल करेंसी, मतलब जिन्होंने इस चीज़ में ट्रांसैक्ट करना शुरू कर दिया तो उन्होंने अपनी जब प्रेशर फील किया अपनी लोकल करेंसी पे, ठीक है ना, इस चीज़ का ये बता रहे हैं यहाँ पे। डी में देखते हैं देयरफॉर द सेल ऑफ कमोडिटीज सच एज प्लेटिनम कॉपर कोल में बिकम मोर एक्सपेंसिव विच कुड रिड्यूस डिमांड। तो इसके कारण क्या हुआ कि जो कमोडिटीज की सेल थी, कमोडिटी कौन सी प्लेटिनम कॉपर कोयला, इनकी सारी एक्सपेंसिव होगी ज़्यादा, इसलिए ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी तो इनकी डिमांड क्या होगी, घट गई, ये बता रहे हैं यहाँ पे। फिफ्थ में क्या है, इफ द युआन इज डीवैल्यूड बाइंग एनीथिंग प्राइस इन डॉलर बिकेम प्राइसर फॉर चाइनीज। क्या है देखो, अगर युआन की वैल्यू कम हो जाती है तो जो डॉलर था ना वो प्राइसर हो जाएगा, किसके लिए, चाइनीज के लिए, क्योंकि युआन चाइना की क्या है, करेंसी है। अगर युआन की वैल्यू ही डी वैल्यू हो गई तो डॉलर वाली चीज उनके लिए क्या बन जाएगी, प्राइसर हो जाएगी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहाँ पे। एफ में क्या है, नंदलेस एज चाइना इज नाउ बिगेस्ट कस्टमर दे कुड फील पिंच इन डायरेक्टली, मतलब इन स्पाइट ऑफ नंदलेस का मतलब क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ दैट, मतलब किसी चीज के बजाय अब चाइना क्या है, बिगेस्ट कस्टमर है, अब दे उन कंट्रीज के लिए यूज किया है, कोई पहले बता रखा उसने, दे कुड फील पिंच इनडायरेक्टली। पिंच मतलब वही कहते हैं ना किसी को चोटी भरना होता है, अब वो पिंच इनडायरेक्टली फील होती है उनको, यार इन्होंने मतलब इसने कुछ युआन को वैल्यू कम कर दी तो अब ये अपने ट्रेडर क्या है कमोडिटीज को ज़्यादा बेचता है, तो कुछ ऐसी बात कर रहा है। देखो इसके अंदर हम स्टार्टिंग देखते हैं, सेंटेंसेस की स्टार्टिंग किस से हुई है। फर्स्ट वाले में क्या है, इन जनरल, मतलब कुछ ने इससे पहले कुछ बात हुई होगी तब जाके इन जनरल पे आया, ये कुछ ने इसने बेसिक बात बताई होगी तब जाके इन जनरल पे आया, तो हमारा ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता। सेकंड क्या, सो, और सो भी एक रिजल्ट ही देता है, हम सबसे पहले रिजल्ट बताएंगे किसी चीज़ का, क्योंकि हम लोगों ने जो पढ़ा है कि वैल्यू कम हुई है, लोगों को कईयों पता नहीं था, कईयों ने उसका इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं देख पाए, तो इससे पता लग रहा है कि रिजल्ट शुरू में नहीं आ सकता, तो ये वाला भी हमारा शुरू में नहीं आ सकता, फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। थर्ड क्या है, इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ डी वैल्यूएशन, ये हो सकता है, इसके अंदर क्या है, कोई स्टार्टिंग नहीं है, तो इसको लेके चलते हैं एक बार। डी देखते हैं, देयरफॉर, अब देयरफॉर भी होता है, रिजल्ट बताता है, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता है, ठीक है। ई देखते हैं, इफ द युआन, अब इसके अंदर भी कुछ नहीं बता रहा, ये भी हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ये भी हमारा हो सकता है फर्स्ट। एफ में नंदलेस, इन स्पाइट ऑफ दैट होता है, मीनिंग इसका मतलब इससे पहले कुछ बात बताई होगी, दैट से पहले उसको लेकर ये नहीं चला, तो इससे पहले कुछ बात हुई होगी, तो ये वाला फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता। तो हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस के लिए दो ही ऐसे ऑप्शन है, कौन से, ई और सी, कौन से हैं, ई और सी। अब देखो सी को लेकर चलते हैं, मान लो ई को या कौन से लेकर चल लो, सी लेकर चलते हैं। द इमीडिएट इंपैक्ट ऑफ डीवैल्यूएशन ऑफ द युआन कैन नॉट बी सीन। अब इसके अंदर क्या पता लग रहा है कि जो इंपैक्ट है ना डीवैल्यूएशन का, अब पहले तो किसी चीज की डी वैल्यू होगी, मतलब किसी चीज की वैल्यू कम करेंगे, बाद में उसका इंपैक्ट होगा। देखो ई के अंदर वही तो बता रहा है, क्या बता रहा है, इफ द युआन इज डीवैल्यूड, जब युआन को डीवैल्यू किया जाएगा तो जो डॉलर थी ना वो बिकेम प्राइसर, वो प्राइसर हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, उनके लिए महंगी हो जाएगी, किसके लिए, चाइनीज के लिए। तो ई के बाद देखो बिल्कुल सी सही बैठ रहा है, क्योंकि इसके अंदर तो युआन की वैल्यू को डी वैल्यू कर रहा है और आगे जाके उसका इंपैक्ट दिखा रहा है। बिल्कुल यहाँ पे हम लोगों को ई और सी एक क्या मिल गया, एक हम लोगों को कोलोकेशन मिल गई, ई के बाद सी आएगा। फिर देखो क्या कह रहा है, फिर मान लो ए से पढ़ते हैं, इन जनरल अफ्रीकन हैव लिमिटेड एक्सपोजर सो वाइल देयर नो इमीडिएट इम्पैक्ट इन द क्या है, हैव लिमिटेड एक्सपोजर बिकॉज दे स्टिल प्राइस देयर गुड्स इन अमेरिकन डॉलर्स। अब उससे कनेक्ट हो रहा है क्या, सी के अंदर क्या बता रहा है, ये सी के अंदर बता रहा है जो इमीडिएट इंपैक्ट था डिवैल्यूएशन का, युआन कैन नॉट सीन और मेजर, डिवैल्यूएशन ऑफ युआन कैन नॉट सीन और मेजर, मतलब वो देखा ही नहीं, क्या है, मान लो मैंने अभी मेरा कोई कम्युनिटी या मेरा कोई प्रोडक्ट है, मैं उसकी वैल्यू कम कर दूं तो लोगों को पता ही नहीं यार मैंने वो वैल्यू कम की है, तो वही कारण हो गया ना, युआन की जो वैल्यू कम हुई है वो लोगों ने देखी ही नहीं, उन लोगों ने मेजर ही नहीं कर पाए। बट द कंट्रीज हैव टेकन स्टेप, मतलब जो कंट्रीज है ना उन्होंने स्टेप लिए, कौन से, क्या करने के स्टेप लिए, टू ट्रांसैक्ट इन चाइनीज में, बट कंट्रीज दैट हैव टेकन स्टेप टू ट्रांसैक्ट इन चाइनीज मनी कुड सी प्रेशर ऑन देयर लोकल करेंसी, मतलब जिन कंट्रीज ने ऐसा करने की कोशिश की तो उन लोगों को फील हुआ यार हम लोग इस कंट्रीज की करेंसी में क्यों ट्रांसैक्ट करें, हम अपनी करेंसी में करेंगे। वो करना इसलिए चाहते थे क्योंकि युआन की वैल्यू कम हो चुकी थी, तो वो भी प्रेशर फील कर रहे थे। अब देखो इससे हमें लिंक मिला कि लोगों को पता ही नहीं था कि युआन की वैल्यू कम हो चुकी है,
तो इसे कनेक्ट करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही है ए वाला सेंटेंस, जो क्या बता रहा है, क्या बता रहा है इसके अंदर बता रहा है इन जनरल अफ्रीकन नेशन हैव लिमिटेड एक्सपोजर, मतलब उनके पास लिमिटेड एक्सपीरियंस ही था किस चीज़ का कि यार युआन ने तो वैल्यू कम कर दी है, और फिर भी क्या, बिकॉज दे स्टिल प्राइस देयर गुड्स इन अमेरिकन डॉलर, और वो फिर भी अपनी गुड्स को किस में प्राइस कर रहे थे, अमेरिकन डॉलर्स में प्राइस कर रहे थे, ठीक है ना। मतलब उनको पता ही नहीं था यार युआन ने तो वैल्यू कम कर दी और तू इतना महंगा क्यों बेच रहा है, तू भी सस्ता कर दे, तो उन लोगों को पता ही नहीं था, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को एक लिंक मिल गया, सी के बाद क्या आएगा आप लोगों का, सी के बाद आप लोगों का ए आएगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, सी के बाद बी ले रहे हो, इसके अंदर हमें क्या मिल गया कि वो अमेरिकन कम्युनिटीज़ की बात करें, यहाँ पे क्या है, उन्होंने अपनी गुड्स को अमेरिकन डॉलर्स में अभी बेच रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं बी लेके चलो, बी लेके चलते हैं हम लोग, तो इसके अंदर क्या है, सो वाइल देयर इज नो इमीडिएट इम्पैक्ट इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म द सेल ऑफ अफ्रीकन कमोडिटीज एंड अफ्रीकन करेंसीज कुड टेक नोक बिकॉज ऑफ दिस लोअर प्राइस। अब देखो, अब दिस लोअर प्राइस यहाँ पे डिमांड करा है। अब ये कमोडिटीज कौन सी है, पहले इसने कमोडिटीज के बारे में बताया ही नहीं, ठीक है ना, तो पहले हम कमोडिटीज के बारे में बताना पड़ेगा, तब जाके हम लोग ले सकते हैं वो कमोडिटीज, अफ्रीकन कमोडिटीज। तो पहले कमोडिटीज के बारे में किसने बता रखा है, ये देखो, द देयर फॉर द सेल ऑफ कमोडिटीज सच एज प्लेटिनम, कॉपर और कोल में बी मोर एक्सपेंसिव होंगी यार। मान लो युआन ने तो अपनी क्या है वैल्यू कम कर दी, चीज़ों को सस्ते में बेचने लग गया, तो जो अफ्रीकन की जो कमोडिटीज था ना, उनकी वैल्यू अपने आप एक्सपेंसिव हो जाएगी। मान लो कोई चीज़ मैं भी 100 में बेच रहा हूँ और मेरा दोस्त भी 100 में बेच रहा है, और मैं वही चीज़ 50 में बेचने लग जाऊँ, तो लोगों के लिए तो वो 100 वाली चीज़ एक्सपेंसिव ही लगेगी ना, क्योंकि मैं सस्ते में बेचने लग गया। तो बात सिर्फ वही कह रहे हैं यहाँ पे भी, तो लोगों के लिए क्या होगी, वो चीज़ एक्सपेंसिव होगी। तो यहाँ पे क्या है, अब कमोडिटीज इसके अंदर बता रहा था, ठीक है। तो डी के बाद हमें बी एक और मिल गया, क्योंकि इसके अंदर कमोडिटीज बता रहा है और अफ्रीकन कमोडिटीज का यहाँ पे जिक्र कर रहा है, तो डी के बाद बी बन गया। तो हमारे क्या बन गया, अभी सीक्वेंस बनाई हम लोगों ने, ई बनाई है शुरू में, फिर सी, फिर ए, फिर डी और बाद में बी। अब एफ और कर लेते हैं, ठीक है। एफ में क्या कह रहा है, नंदलेस एज चाइना इज नाउ द बिगेस्ट कस्टमर दे कुड फील द पिंच इनडायरेक्टली। बिल्कुल सही कह रहा है, इन स्पाइट ऑफ दैट, मतलब ये चीजें होने के बावजूद भी क्या हुआ है, चाइना बिगेस्ट कस्टमर बन गया है। कस्टमर कैसे, अब उसने वैल्यू कम कर दी, लोग उसका ज़्यादा सामान खरीदने लग गए, तो लोगों को इनडायरेक्टली पिंच महसूस होती है। पिंच महसूस क्यों होती है, क्योंकि यार इसने लोगों को बिना बताए ही अपनी वैल्यू को कम कर दिया। बिल्कुल ठीक है। तो इससे हमारी सीक्वेंस क्या बनती है, इससे सीक्वेंस बनती है ई, सी, ए, डी, बी और एफ, ठीक है। तो इसे हम आंसर आराम से कर पाएंगे अगर हमें सीक्वेंस का पता लग गया। देखो टोटल बात वही थी, अगर आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया तो आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो बाय बाय क्लास।